इतनी तेजी से जो पैसा खर्च कर रहे हो, कल को तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे? तो उसने कहा मुझे जिंदगी गुजारने की जरूरत क्या है, मैं पिस्तौल पकड़ूंगा, कनपट्टी पे रखूंगा, गोली मारूंगा। अच्छा, इस किस्म का जुनूनी उसकी बात है। आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम नहीं कर रहा था ना, इंतकाम नहीं कर रहा था। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता हूँ। कितने अगर पैसे? कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं है। 20वीं सदी का आगाज होने वाला है। 20वीं सदी का बिल्कुल आखिरी साल चल रहा है। बहार का मौसम है और मार्च का महीना है। पाकिस्तानी अदलिया से एक ऐसी खबर आती है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया हैरत में गुम हो जाती है। इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं वो आवाज बुलंद करती हैं कि ये सरासर नाइंसाफी है, ये जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाहौर की एक सेशन अदालत के जज ने एक मुजरिम को फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मुजरिम को उसी चेन के साथ फांसी दी जाए जिससे ये कत्ल किया करता था। इसके जिस्म को 100 टुकड़ों में, 100 छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाए और फिर उन्हें तेजाब के ड्रम में डाल दिया जाए। जब वो गल सड़ जाएं तो उसके बाद उन्हें रावी में बहा दिया जाए। आखिर ये इतनी भयानक सजा जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट है, ये एक मुजरिम को जज ने क्यों दी? ये मुजरिम आखिर था कौन? इसने ऐसा कौन सा भयानक जुर्म किया था कि जिसकी ऐसी नाकाबिले फरामोश सजा सुनाई गई? और अगर उसने कोई भयानक जुर्म किया था तो वो इस हद तक दीदा दलेर और पत्थर दिल बना कैसे? आखिर वो कौन से हालात थे उसकी जिंदगी में कि जिन्होंने उसे इस कदर पत्थर दिल बना दिया था? तो चलिए वन बाय वन आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं। ये मुजरिम जो लाहौर का रहने वाला था, अपने 8 बहन भाइयों में छठे नंबर पर था, लेकिन बचपन से ही जहां वो एक तरफ ज़हीन था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, वहीं दूसरी तरफ इंतहाई जिद्दी और खतदिमाग था। इस कदर जज्बाती के छोटी छोटी बातों पर जिद पाल लेता, कोई भी चीज मांगता, अगर पेरेंट्स की तरफ से ना मिलती तो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की और कई किस्म की और धमकियां देता और उन्हें मजबूर कर देता कि वो इसकी जायज नजायज जो भी बात है वो पूरी कर दे। यही सिलसिला चलते चलते जब इस बच्चे की उम्र जो है वो तकरीबन को 14-15 साल को पहुंचती है तो पेरेंट्स को लगने लग जाता है कि शायद इस पर किसी चीज का साया है। वो इसे मुख्तलिफ बुजुर्गों के पास लेके जाते हैं, मुख्तलिफ पीरों फकीरों को दिखाते हैं, दम दरूद करवाते हैं, लेकिन इसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता। बल्कि एक बाबा जी जिनके पास ये इन्हें लेकर जाते हैं अपने छठे नंबर वाले बेटे को, वो तो यहाँ तक कह देता है कि ये आपका बेटा जिंदगी में बड़ा नाम कमाएगा, वो चाहे अच्छाई में हो या बुराई में। माँ अनपढ़ है और बच्चों से बेहद प्यार करती है और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए उनकी अच्छी तरबियत की बड़ी कोशिश करती है और बच्चों को बहुत खुश रखती है। और बाप जो है वो भी बच्चों से बेहद प्यार करता है, लेकिन बच्चों को उस कदर टाइम नहीं दे पाता क्योंकि उसके सर पे ये खब्ज सवार है, ये जुनून है कि वो अपने जीते जी अपने बच्चों को इतना मालदार कर जाए कि उनके बाद उसके बच्चों को किसी किस्म की कोई मजदूरी या कोई मुश्किल काम ना करना पड़े। बस वो उसकी बनाई हुई जायदाद से इतना उन्हें आ जाया करेगा कि वो सुकून आराम से अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। इस बच्चे की जब स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद इसे कॉलेज लाइफ में भेज दिया जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदतें जो है वो परवान चढ़ने लगती हैं। कॉलेज लाइफ से एक ऐसा वाकया रूनमा होता है कि इसके वालिद इसे पढ़ाई से, चूंकि इसका दिल उचाट हो जाता है, तो इसको एक फैक्ट्री बनाकर दे देते हैं लाहौर, पुराने लाहौर में। अब उस फैक्ट्री में लोहे की नालियां जो है वो बनती हैं। इसका काम आहिस्ता आहिस्ता अच्छा चलने लग जाता है, 10-15 मजदूर होते हैं, लेकिन इसका उसी उम्र से रुझान जो है वो बहुत ज्यादा हमजिन्स परस्ती की तरफ था, होमोसेक्सुअल था। और इसी बायस जब यके बाद दीगरे इसकी 2 शादियां होती हैं थोड़े अरसे के वक्फे से, लेकिन दोनों ही नाकाम हो जाती हैं, कुछ ज्यादा अरसे तक नहीं चलती। और फिर इस नौजवान की जिंदगी में एक ऐसा वाकया रूनमा होता है कि जो खानदान की इज्जत को दांव पर लगा देता है, उसके बाप की मौत का बाहिस बन जाता है। होता कुछ यूं है कि ये अपनी फैक्ट्री में जहां और कारीगरों को रखता था तो वहां छोटी उम्र के बच्चों को अपने करीब रखा करता था। उनके लिए स्पेशल इसने फैक्ट्री के अंदर ही मछलियां और सांप वगैरह छोटे मोटे इस किस्म के हशरातुल अर्ज जो है वो एक बंद जो शीशे के बॉक्स होते हैं पानी के अंदर, उन्हें रखा हुआ था उन बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके बड़े भाई का कहना है कि ये उन बच्चों की तरफ इस कदर माइल था कि उन्हें अच्छा खासा खिलाता पिलाता, उन्हें फिल्में दिखाता और उन्हें घुमाने के लिए दूर दूर ले जाता। अगर कोई और फैक्ट्री में से या और कहीं से उन बच्चों को कुछ कह देता तो ये बाकायदा लड़ने मरने पर उतर आता। एक दिन पुलिस इसकी फैक्ट्री पर छापा मारती है और ये वहां से बरामद नहीं होता तो वो इसके घर जाते हैं और वहां से इसके वालिद और भाई को उठाकर जेल में बंद कर देते हैं। और इल्जाम क्या होता है? एक बच्चे के साथ जबरदस्ती करने का, बदफेली करने का इल्जाम। अब मुआशरे के अंदर, पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर जहां इस चीज को बहुत मायूब समझा जाता है, वहां पे इस किस्म का इल्जाम
एक ऐसे बाप के ऊपर, एक ऐसे शख्स के ऊपर जिसने सारी जिंदगी इज्जत, नाम और पैसे के पीछे गवा दी, जब उसे इस तकलीफ का सामना करना पड़ा तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जान की बाजी हार गया। खैर पुलिस ने इस नौजवान को भी पकड़ा और कुछ अरसे के लिए इसे जेल की हवा भी खाना पड़ी, लेकिन ये उसके बाद छूट जाता है। अब जब इसके वालिद का इंतकाल हो जाता है तो जायदाद का भाइयों के दरमियान बंटवारा हो जाता है। उस वक्त इसके हिस्से में कमोबेश 88 लाख रुपए आए। इसकी विरासत का हिस्सा आज के दौर में अगर आप कैलकुलेट करें तो कमोबेश को 8-10 करोड़ के अराउंड ये रकम बनती है पाकिस्तान में। क्योंकि ये खानदान की बदनामी का बाइस बन चुका था, इस वजह से इसे खानदान से दूर कर दिया जाता है। ये अपना हिस्सा लेता है और लाहौर के एक इलाके में जाकर एक घर खरीद लेता है, एक बड़ा खूबसूरत बड़ा घर। लेकिन ये अपनी हरकतों से वहां पे भी बाज नहीं आता। कुछ ही अरसे में पता चलता है कि लोग इसे मरने मारने पर तुल आए हैं और जो मोहल्लेदार हैं वो बीच पड़ के बीच बचाव करवाते हैं और इसे कहते हैं कि बेहतर है तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें किसी ना किसी दिन कोई ना कोई जान से मार देगा। तो ये औने पौने दामों अपना मकान फरोख्त करता है और वहां से निकल पड़ता है और लाहौर के ही किसी और एरिया में जाकर एक और मकान खरीद लेता है और वहां भी सेम हरकतें, उसी किस्म की बच्चों के साथ बदफेलियां, वक्त गुजारियां। वहां पे भी लोग जो है इसकी जान के दर पे आ जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भी ये भाग खड़ा होता है। और भाग के एक गुंजान आबाद इलाके में एक ऐसी गुप्त अंधेर गली में जो है वो जाकर अपना घर ले लेता है, जो बिल्कुल वन वे होती है, आगे से बंद होती है और इतनी ज्यादा गुंजान आबाद के मकान के साथ मकान जो है वो जुड़ा हुआ है और हमसाये को हमसाये की खबर नहीं है कि साथ क्या चल रहा है। अपनी इसी हमजिन्स परस्ती के शौक के तहत ये वहां पे भी इसी किस्म के ही कारनामे सर अंजाम दे रहा होता है कि एक रात ये बाहर से लाहौर की गलियों से ही 2 मालिश करने वाले बच्चों को ले आता है कि आ जाओ मैंने मालिश करवानी है। उन्हें अच्छा जो है वो नजराना देता है। घर पहुंचकर उन्हें बंदूक की नोक पर बदफेली का निशाना बनाता है। जब उन्हें अब्यूज करता है और उसके बाद ये सो जाता है तो वो इसी की गन उठाकर इसी के सर पर वार करने लगते हैं और इस बुरी तरह से इसे मारते हैं कि इसका सर खोल के रख देते हैं और वहां से चुपके से फरार हो जाते हैं। अब सुबह इसकी रूटीन होती है नाश्ते के वक्त कि ये करीब की दूध दही वाली दुकान पे जाया करता था। जब ये सुबह के वक्त नहीं पहुंचा तो वो बंदा परेशान होता है और पता करने की गर्ज से जब आता है तो दरवाजा खुला देखकर आवाजें देता है, लेकिन उसे तजस्सुस होता है कि दरवाजा खुला है, अंदर से आवाज नहीं आ रही। तो वो अंदर जाकर जब इसके रूम में देखता है तो ये खून में लथपथ बेहोशी के आलम में पड़ा होता है। ये उसे वहां से उठाता है और कुछ और लोगों की मदद से जो उस वक्त इसके शोर मचाने से आ जाते हैं, वो इस नौजवान को जनरल हॉस्पिटल जो फिरोजपुर रोड पर वाक़ है लाहौर में, दिमाग के लिए ये एक बेहतरीन हॉस्पिटल समझा जाता है, वहां पे इसे एडमिट करवा देते हैं। किसी तौर पर इस नौजवान की वालदा को इतला की जाती है। वो भागम भाग में हॉस्पिटल पहुंचती हैं, ज़ारो कतार रो रही हैं और साथ अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी जो है वो खर्च करने के लिए तैयार है कि किसी तरह उसके लाल को, उसके बेटे को, जो जान से ज्यादा अजीज है उस माँ को, उसकी सेहतयाबी हो सके। अब आहिस्ता आहिस्ता खानदान वालों को जब पता चलता है कि ये उन्हीं हरकतों पर कारबंद है अब तक और इन्हीं हरकतों के चलते इस कदर शदीद जख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंच चुका है कि जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है और उसकी माँ उसे बचाने पर पूरी तरह मुसर है कि वो इसे किसी भी तरह बचा कर रहे। तो यहाँ पे रिश्तेदार, अपनी सगी औलाद उस माँ की अगेंस्ट हो जाती है और इंतहाई उसे बदनामी का, बेइज्जती का और सदमों का जो है वो सामना करना पड़ता है और इसी जो है दौरानिये में वो शदीद दुख और गम का शिकार होती है और एक दिन दिल का दौरा पड़ने वो भी इस जहाने फानी से कूच कर जाती है। ये इस कदर कमजोर हो चुका था, नहीफ हो चुका था दिमागी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, इसके लिए अपने कदमों पर चल पाना भी बहुत मुश्किल। कई महीने लगे इसे दोबारा से सेहतयाब होने में। फिर जब ये सेहतयाब हुआ तो इसने सारी बातें जो है वो रिकॉल करना शुरू की तो इसका दिमाग एक जगह पर आकर अटल हो गया कि ये उन 2 बच्चों की वजह से मेरी माँ का साथ ये हादसा पेश आया कि मैं यतीम तो पहले ही था, आज मैं लावारिस भी हो गया। अब मैं कसम खाता हूं कि मैं 100 बच्चों को मारूंगा और 100 माओं को रुलाऊंगा। फिर उस मुकम्मल साइको और खप्पी किस्म के इंसान ने 100 से ज्यादा बच्चों को जान से मारा भी और 100 से ज्यादा माओं को रुलाया भी। ये वही इंसान है जिसे तारीख जावेद इकबाल के द मोस्ट डेंजरस साइको किलर के नाम से जानती है, जो मालूम इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक, सबसे भयानक सीरियल किलर था, साइको किलर था। अब यहाँ ये सवाल जन्म लेता है कि इसने उन बच्चों को कहां से टारगेट करना शुरू किया, उनका शिकार कैसे किया करता था, उन्हें कैसे मारता था और इतने सारे बच्चों की लाशों को तल्फ करना ये कोई आसान काम तो था नहीं। और फिर इसके इन कारनामों का पता कैसे चला और अदालत की तरफ से इसे इतनी बड़ी सजा आखिर क्यों सुनाई गई, कैसे सुनाई गई? तो चलिए आपके सवालों का जवाब देते हैं। इसने अपने साथ 2 छोटे बच्चों का, जो टीन एजर थे, एक गैंग बनाया। लापता बच्चों या गुमशुदा बच्चों के उन्वान से एक इसने पंफलेट बनाया और उस पर फर्जी बच्चे की जो है वो तस्वीर लगाई और अपने साथ
जो इसकी गैंग में शामिल हुए 2 टीनेजर बच्चे थे उनको थमा दी। अब इसका टारगेट जो है वो लाहौर का मशहूर दाता दरबार, लारी अड्डा और रेलवे स्टेशन हुआ करता था कि जहां से इन्हें आसानी से घर से भागे हुए लावारिस, यतीम, बेसहारा बच्चे जो हैं वो इसका शिकार के लिए इसे मिल जाया करते थे। अब वो इसके साथी बच्चे जो थे वो देखते और जो उन्हें आसान शिकार लगता वो उसके पास चले जाते, उसे कहते कि यार तुमने इस बच्चे को देखा है, इसलिए ये गुम हो गया है, हम इसे ढूंढ रहे हैं। और साथ ही आहिस्ता आहिस्ता उसी गपशप में वो उस बच्चे को बता रहे होते कि ये हमारे बहुत बड़े अच्छे बॉस का बेटा है, बॉस हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं, हमें मजे मजे के खाने खिलाते हैं, हमें घुमाने के लिए ले जाते हैं, हमें फिल्म दिखाते हैं, शॉपिंग करवाते हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोई छत नहीं है या खाने की दिक्कत होती है या कपड़ों जूतों का मसला है तो आ जाओ, हमारे साथ रहो। बॉस का हमारे का बहुत बड़ा दिल है और उसका घर भी बहुत बड़ा है, तो वहां तुम इजीली एडजस्ट हो सकते हो। तो जिस बच्चे को भी इन चीजों की जरूरत होती, जाहिर है ज्यादातर लावारिस बच्चे जो होते हैं, जो गलियों में ऐसे ही आवारा घूम रहे होते हैं लारी अड्डों और बस स्टेशनों वगैरह पे, तो घर से भागे हुए गरीब माँ बाप के ज्यादातर ये बच्चे उनको ये अपना शिकार बनाते। जब सबसे पहले वो बच्चा घर पहुंचता तो ये उसकी पिक्चर लेकर वहां पे नोटिस बोर्ड पे लगा देते, अपनी डायरी पे उसका रिकॉर्ड लिखते, उसका सारा मुकम्मल नाम, उसके पेरेंट्स वगैरह, गांव, एड्रेस, तमाम तर चीजें। उसके बाद उसके पुराने जूते लेकर नए जूते देते और उसके पुराने कपड़े जो है वो रखकर नए कपड़े जो इन्होंने लंडे से ही जावेद इकबाल ने बंदोबस्त कर रखा था जूतों और कपड़ों का, वो इन्हें पहना दिया करता। उसके बाद इन बच्चों को मजे का खाना खिलाया जाता, उन्हें फिल्म दिखाई जाती, घुमाया फिराया जाता और फिर ये उन्हें अपनी दरिंदगी का हवस का निशाना बना। और अगर कोई जिद करता, जोर जबरदस्ती करना पड़ती तो गन पॉइंट पर ले लेते। तो मजबूरन 2 साथी इसके साथ थे, वो भी इसकी हेल्प करते इस सारे प्रोसेस में। और जब फिर वो बच्चा टीवी की तरफ पूरी तरह मुतवज्जो फिल्म देख रहा होता था तो इसकी अपनी बनाई जंजीर जो है, जिसके दोनों सिरों पर लकड़ी के हत्थे या हैंडल थे, ये अचानक उसके गर्दन में, गले में डालता और उसे पूरी ताकत से खींच देता। 2-4 मिनट के अंदर बच्चा मुजाहमत करने के बावजूद मर जाता। ये उसकी मौत के बाद उसे छोटे टुकड़ों में काटता और जो तेजाब का ड्रम रखा होता था ये उसमें डाल देता। वहां पर जब उसकी लाश कई घंटे गुजरने के बाद गल सड़ जाती तो ये एक रेडी वाले के साथ जो इनका राब्ते में था उसके पास उसे बताते, वो रेडी ले आता और ये ड्रम तेजाब वाला जिसके अंदर लाश गलाई होती थी वो ड्रम उस रेडी पर रखते और लाहौर के रावी के दरिया में उसे बहा देते। अब यहाँ एक बड़ा बुनियादी सवाल जन्म लेता है कि आखिर पुलिस को पता क्यों नहीं चला? जब इतने सारे मर्डर्स हो गए और बच्चों के साथ ये सब कुछ हो गया तो पुलिस क्या सो रही थी? तो यहाँ पे कहानी के 2 नैरेटिव्स हैं। एक नैरेटिव ये कहता है कि चूंकि ये लाहौर का बहुत ज्यादा गुंजान आबाद इलाका था जहां घर के साथ घर जुड़ा हुआ है और हमसाये को हमसाये की खबर नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कहानी का दूसरा नैरेटिव वो ये कहता है कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में कोई भी गैर इंसानी या गैर मुआशरती किस्म का कोई भी जुर्म पनप नहीं सकता जब तक कि उस थाने के SHO को उसका इल्म ना हो। पुलिस चूंकि उसके साथ मिली हुई थी और उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और उसे पैसे खिलाए जा रहे थे, इसलिए वो चुप साधे हुए थे। सिचुएशन को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों नैरेटिव्स काफी कभी इम्कान रखते हैं अपनी अपनी जगह पर। जब ये अपने मिशन में जो इसने ठान रखा था कि मैं 100 बच्चों का मर्डर करूंगा और 100 माओं की गोदें उजाड़ूंगा, उन्हें रुलाऊंगा, ये उस मिशन में कामयाब हो जाता है तो तब तक इसका भी दिल भर चुका होता है, इसने तमाम तर एविडेंस इकट्ठे कर रखे होते हैं। इस दौरान इसे पैसे की खासी शॉर्टेज हो जाती है और ये अपने अजीजों अकारिब के पास जाता है, अपने भाइयों के पास और कुछ दोस्तों के पास भी, और उनसे पैसे उधार मांगता है। और जब वो मिल बैठ कर सोचते हैं कि यार इसके कारनामे पहले ही सही नहीं है और दूसरा ये कि अगर ये करोड़ों रुपया उजाड़ कर आ गया है तो हमारे चंद लाख इसके सामने क्या हैसियत रखते हैं, आज अगर हमने इसकी मदद की तो कल को ये फिर आ जाएगा, तो वो सब इससे माजरत कर लेते हैं, इससे नहीं देते और ये उनसे इंतकामी कार्रवाई के लिए उन्हें धमकी देकर आता है कि सिर्फ तुम नहीं तुम्हारी औलादें भी इसका खमियाजा भुगतेंगी। जावेद इकबाल को जहां एक तरफ ये साइको था बहुत ज्यादा और होमोसेक्सुअल था, वहीं दूसरी तरफ ये बहुत अच्छा कहानी साज भी था। एक रिसाला बाकायदा निकाला करता था क्राइम से और मुख्तलिफ थानों में जाकर क्राइम की स्टोरीज इकट्ठी करनी, उनके ऊपर आर्टिकल्स बनाने, स्टोरीज बनानी और वो फिर बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ थानों के ऑफिसर्स को जो है ना उनसे शेयर किया करता था। और ये तमाम तर चीजें जो हैं ये इसकी तफ्तीश के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है तफ्तीशी अफसर की जुबानी हमें पता चलती है। जावेद इकबाल को फेम का अंधा शौक था। समझे ये बात कि ये जो आज जो मामला चल रहा है ना, ये समझे कि उसने अपनी मौत को सेलिब्रेट किया है। ये अपनी मशहूरी चाहता था, वो जैसे भी हो, वो अच्छे काम से हो, वो बुरे काम से हो। इसी अपनी देरीना ख्वाहिश के तहत ये एक लेटर लाहौर के DIG के नाम लिखता है जिसमें अपने तमाम तर जुराइम के मुतल्लिक तफसील से बताता है। अब जब वो लेटर DIG को मौसूल होता है तो वो मुतल्लिका SP को मार्क करते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस इंसिडेंट की, इस लेटर की तहकीक करें
वो एक डीएसपी की जिम्मेदारी लगाते हैं। जब वो मौका वारदात पे पहुंचते हैं तो ये नहीं मिलता और वहां पे वो सारे इस किस्म के जूते, कपड़े और मुख्तलिफ एविडेंस वगैरह देखकर आ जाते हैं। दोबारा जब जाते हैं तो ये उन्हें मौका वारदात में मिल जाता है और ये उससे पूछगछ की जब पुलिस वाले कोशिश करते हैं तो वो इन्हें कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। हालांकि कि वो अपनी कनपटी पे पिस्टल लगा लेता है कि मैं अपने आप को मार डालूंगा अगर तुम यहाँ से ना गए। तो मजबूरन पुलिस वहां से चली जाती है और जाकर रिपोर्ट जो है ना वो ये दर्ज करवाती है कि ये कोई साइको किस्म का बंदा है, हमें नहीं लगता कि इसने ये सब कुछ किया होगा। अब पुलिस ने इसे अंडर एस्टिमेट कर लिया। और दूसरी बात ये कि जब ये पुलिस को खत लिख रहा, उसके खत भेजने के बाद ये सोचता है कि मैंने तो बड़ा गलत फैसला कर लिया है, मैं तो फेम चाहता था, लेकिन पुलिस वाले तो इस किस्म का जुराइम का जब उन्हें पता चलेगा और ये एविडेंस वो देखेंगे, वो तो मुझे पुलिस मुकाबले में मार देंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। तो ये इसलिए पुलिस की नजरों से फिर भाग जाता है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले जो ऑफिसर थे मसूद अजीज, जो CIA के SP रिटायर हुए बाद में, उनका कहना है कि उसके बाद पुलिस ने इसका पीछा किया तो ये पता चला कि इसे कुछ सांप वगैरह पकड़ने का शौक है और इस किस्म का, और ये इलाका गैर में यानी शुमाली इलाका जात की तरफ निकल जाता था। पुलिस ने कुछ टीमें बनाई, वहां पे भी सर्च ऑपरेशन किए और ये उन्हें वहां मुयसर नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करती गई तो पता चला कि कभी ये जेहलम सराय आलमगीर वाली साइड पे और कभी मरी वाली साइड पे, कश्मीर वाली साइड पे भी निकल जाया करता है। हर तरफ पुलिस ने अपनी खोज लगाई। आखिर इसके एक बड़े करीबी बंदे से पता चला कि उसके पास कैश जो है वो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास वो जो स्टेट बैंक से कैश हो जाया करते हैं उस दौर के, वो कोई 3-10 हज़ार के वो बोनस टाइप इसके पास थे। अब तक पुलिस को ये इत्तला कंफर्म हो चुकी थी किसी टिप के जरिए कि ये जेहलम के आसपास ही किसी इलाके में जो है वो छुपा हुआ है। तो पुलिस ने उस एरिया के तमाम बैंक ऑफिसर्स को, बैंक मैनेजर्स को ये कह दिया था कि इस शक्ल शबाहत का और इस नाम का बंदा जब ये आपसे कैश करवाने के लिए आएगा तो आपने फौरी तौर पर हमें इत्तला करनी है। क्योंकि इसके साथ 2 इसके साथी बच्चे, टीनेजर और भी थे। ये जब पैसे खत्म हुए तो सराय आलमगीर की एक बैंक की ब्रांच के सामने अपने एक लड़के को खड़ा करता है और दूसरे लड़के को वो कैश करवाने के लिए भेज देता है। वो छोटा लड़का जब कैश करवाने के लिए वहां पहुंचता है और जो पुलिस की बताई हुई इन्फॉर्मेशन थी उससे ये प्रॉपरली मैच होती है तमाम तरह चीजें, तो वो फौरी तौर पे पुलिस को इन्फॉर्म करती है और चंद मिनटों के अंदर अंदर पुलिस वहां पहुंच जाती है और उस बच्चे को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये दूसरे लड़के के साथ वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है। अब ये फिर से सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे बड़ी फेम मिले, मैं दुनिया पूरी में मशहूर हो जाऊं और मुझे पुलिस मुकाबले में मारा भी ना जाए, क्योंकि इसे ये कंफर्म हो चुका था अब तक कि ये ज्यादा देर पुलिस से छुपकर बच के रह नहीं सकता। तो फिर ये एक और मंसूबा बनाता है। ये डेविस रोड पर वाकई जो जंग न्यूज का एडिटर ऑफिस था, जहां पे जंग न्यूज का दफ्तर था, ये उन्हें एक मोटा पैकेट खत की सूरत में बनाकर भेजता है। अब चूंकि एडिटर्स हजरात आमतौर पे बहुत मसरूफ होते हैं तो चंद दिन तक तो वो इसके खत को देखते भी नहीं, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद जब वो खोल कर देखते हैं तो वहां पे उन्हें तस्वीरें ही तस्वीरें मिलती हैं और एक लेटर मिलता है जिसके ऊपर तमाम तर इसके जुराइम का कन्फेशन लिखा होता है। अब एडिटर हिल कर रह जाता है कि ये कितना बड़ा सीरियल किलर है, साइको किलर है, आया कि इसने वाकयातन ये किया है या महज ये एक स्टोरी बयान कर रहा है। तो ये कंफर्म करने के लिए उस खत के ऊपर लिखा हुआ जो नंबर होता है, एडिटर फौरी तौर पे उस पर कॉल करता है कि क्या मेरी बात जावेद इकबाल से हो रही है। तो ये आगे से कहते हैं कि हाँ जी। कहते हैं जी हमारी मुलाकात हो सकती है। एडिटर पूछते हैं, ये कहते हैं जी जरूर, इसीलिए तो मैंने आपको खत भेजा। तो एडिटर उससे पूछता है कि आप कितनी देर में यहाँ पे जंग के ऑफिस डेविस रोड पर आ सकते हैं। तो ये उसे बताता है कि मैं 1 घंटे में जो है वो पहुंच जाऊंगा। तो एडिटर नीचे जाकर रिसेप्शन पर बताता है कि इस नाम का बंदा मेरा नाम लेगा, ऊपर आने के लिए पूछेगा तो आप उसे वहीं रोकिएगा, मैं खुद आकर उसे रिसीव करूंगा। साथ में एडिटर जो क्राइम बीट का उनका एक जर्नलिस्ट होता है उसे अपने रूम में बुला लेता है बाद में और ये उसका इंटरव्यू वहां पे शुरू हो जाता है। वहां पे ये उनके तमाम तर सवालात का जवाब देते हैं और उस इंटरव्यू में ये अपने तमाम तर जुराइम का कन्फेशन भी कर लेता है। अब एहतियातन जो वहां पे सहाफी थे, एडिटर थे, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था पहले से ही। जब वहां पे आहिस्ता आहिस्ता पुलिस की इतनी सारी भारी नफरी जमा हो जाती है तो क्योंकि ये मुशर्रफ दौर था और तमाम तर इख्तियारात फौज के पास थे, तो ये हो नहीं सकता था कि लाहौर में बीचों बीच जो है ISI के दफ्तर के करीब इतना बड़ा वाकया रूनमा हो और इंटेलिजेंस के इदारों को पता न चले। उन्हें फौरी तौर पे पता चलता है, वो भी जंग न्यूज के दफ्तर पहुंच जाते हैं। जावेद इकबाल का ये इंटरव्यू जंग न्यूज वाले बाकायदा रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ताकि कल को अगर ये किसी बात से मुकरता है तो वो अदालत में या पुलिस के सामने सबूत के तौर पर इसे पेश कर सके। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो जनरल साहब होते हैं वो एडिटर को कॉल करके कहते हैं कि ये चूंकि हाई प्रोफाइल केस है तो मुझे खदशा है कि पुलिस वाले इसे कहीं जान से न मार दें, तो बेहतर है कि आप इन्हें पुलिस की बजाय आर्मी के हवाले करें या मिलिट्री पुलिस वगैरह जो मौके पे मौजूद। तो एडिटर बताता है कि मैं जाती तौर पर जो है वो पुलिस प्रोडक्शन में और मिलिट्री की जो पुलिस थी उनकी प्रोडक्शन में बाकायदा तौर पर इसे बाहर तक छोड़ कर आया था जावेद इकबाल। अब जब आर्मी वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें अंदाजा होता है कि ये वाकयातन कोई साइको किलर का साइको किस्म का बंदा है और ये प्योरली एक पब्लिक मैटर है
तो ये जुडिशरी में प्रोसीडिंग इसकी चलनी चाहिए, तो वो जावेद इकबाल को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस केस पर तफ्तीश की जिम्मेदारी जो है वो जैसा कि मैंने पहले बताया मसूद अजीज नामी जो ऑफिसर है ये उनकी लगती है। वो इसे सीआईए के जो है वो सेल में ले जाते हैं और इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। और अब तक जो भी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की गई है वो इन्हीं की जुबानी है, इन्हीं की बनाई हुई अपनी मैनुअल रिपोर्ट 500-600 सफ़ों की जो इन्होंने अपने हाथ से बनाई थी, ये उसी की खुलासा है जो मैंने आपके सामने रखा है। मैंने जब ट्रंक खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जावेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। अब सेम स्टोरी जो मैंने आपको अब तक बताई, ये जब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बताता है तो पुलिस वाले इसकी जाए वकुआ पर इसके घर पर पहुंचते हैं, तो वहां उन्हें ऑब्वियसली कुछ बॉडी की बाकियात मिलती हैं। वो तेजाब का ड्रम जो है वो वहां पे मिलता है, उसके अलावा जूते और कपड़े मिलते हैं, तस्वीरें मिलती हैं, कई सारी एविडेंस पुलिस वहां से बरामद करती है, उस घर को सीज कर देती है। और बाद में इससे मजीद इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब बहुत सारे वो एड्रेसेस जो इसने अपनी डायरी पर नोट कर रखे थे उनके साथ राब्ता करके टीमें मुतलका जिलों की जब वहां पे पहुंचती हैं उन विक्टिम्स के घरों पर, तो ये तमाम तर हवालों से प्रूव हो जाता है कि इसी शख्स ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, इतना भयानक के रूह कांप जाए। तो इसके इन्हीं भयानक जुराइम की वजह से जज अल्लाह बख्श रांझा साहब जो है सेशन कोर्ट के, वो इतनी खतरनाक सजा इनके लिए तजवीज करते हैं जो बिल्कुल अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक थी। इवन दो कि जेलों के अंदर मौजूद कैदी जो थे वो भी इस सजा को सुनकर खुश थे कि इसके साथ वाकयातन यही होना चाहिए था। अब एक एतराज जो उसके भाई और भतीजे की तरफ से सामने आया वो ये कि हमें नहीं लगता कि उसने किसी एक को भी मारा होगा। इस केस में कोई दमखम नहीं था। अगर हम कोई तुच्चा सा वकील भी कर लेते तो चाचू आज छूट जाते, उन्हें जेल के अंदर खुदकुशी ना करना पड़ती। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका ये जो दावा है ये शायद हकाइक से बिल्कुल बरक्स है। एक तो ये कि उन्हें पुलिस प्रोसीडिंग्स का शायद उस तरह से जो भी पुलिस ने सबूत पेश किए थे, क्योंकि ये जो ऑफिसर थे जो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज थे वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो वो खासा दबंग किस्म का है। वो किसी प्रेशर को नहीं लेते थे, रिश्वतखोर नहीं थे और करप्ट ऑफिसर नहीं थे, एक बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिसर थे वो। तो उनकी जुबानी उन्होंने अदालत में 100 से ज्यादा सबूत जिन्हें निगलेक्ट नहीं किया जा सकता वो पेश किए थे। इसी वजह से अदालत ने उसे इस कदर भयानक सजा अनाउंस की। अब जहां तक फैमिली के दावों की बात है तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि उसने अपनी फैमिली को जाते जाते भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी उन्हें एड अप कर लिया था कि ये मेरे भाई भी मेरे साथ थे इन तमाम जुराइम में और ये दोस्त भी साथ थे, और पुलिस ने चूंकि उन्हें भी पकड़ा, उनसे भी तफ्तीश की। पुलिस को भी ये बात जल्द समझ में आ गई कि ये उनसे नफरत करता है, उनसे बदला लेना चाहता है, इसलिए उन्हें एड अप कर रहा है। हालांकि ये तमाम तर जुराइम इसने उन टीनेजर बच्चों के साथ मिलकर खुद ही सारे के सारे अंजाम दिए। 7-8 अक्टूबर 2001 की बात है कि ये जेल में खबर आती है कि इसने खुदकुशी कर ली। अब लोग इस बात पर सख्त हैरान थे कि जिसे अदालत ने इतनी भयानक सजा दी थी और बाद में आलमी तंजीमों के इंसानी हुकूक के हक में जो उन्होंने आवाजें बुलंद की, तो लाहौर की हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट की सजा को मुअत्तल करते हुए उसके ये सजा तजवीज की कि चूंकि इसने 100 कत्ल किए हैं जो साबित हो चुके हैं तो इसे 100 दफा फांसी दी जाएगी। अब इसकी लाश को टुकड़ों में बांटना, काटना और इसकी उन टुकड़ों को डिसॉल्व करना, बाद में तेजाब में और फिर रावी में बहाना, वो सजा मुअत्तल की जाती है। अब बाद में कई इन्वेस्टिगेटिव किस्म के जो जर्नलिस्ट थे और भी दीगर लोग, वो आलमी जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, उन्होंने भी इसे पुलिस की एक समझ लें कि साजिश करार दिया और कहा कि उसको मर्डर किया गया है, जेल के अंदर मारा गया है, अदरवाइज वो खुदकुशी नहीं कर सकता। जो बंदा खुद जाती तौर पे अपने आप को पुलिस के हवाले करता है और अपने तमाम तर जुराइम की जो है वो खुद कन्फेशन करता है, वो कैसे खुदकुशी करेगा। खैर, मरने से पहले उसकी जो देरीना ख्वाहिश थी फेम की, मशहूरी की, वो तो पूरी हो गई, क्योंकि जब वो अपने आप को सरेंडर करता है तो ये 30 दिसंबर 1999 की बात है। और जब जंग न्यूज के अंदर 31 दिसंबर को ये खबर लगती है पूरी की पूरी फ्रंट पेज पे और उन बच्चों की तस्वीरें लगाई जाती हैं, पूरी स्टोरी जो है वो छपती है, तो पूरी दुनिया में कोहराम मच जाता है। और उसके बाद 1 जनवरी सन 2000 में जब 21वीं सदी का आगाज होता है तो इसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा दरिंदा, सबसे बड़ा पेडोफाइल, सबसे बड़ा क्रिमिनल, सबसे भयानक इंसान या शैतान का नाम दिया जाता है। CNN, BBC, द गार्डियन, द न्यूज, एक्सप्रेस, नवाए वक्त, जंग, कौन सा ऐसा अखबार होगा दुनिया का जिसने इसे फ्रंट पेज की खबर नहीं बनाया। इस केस के जो तफ्तीशी अफसर थे मसूद अजीज, वो भी कहते हैं कि मेरे ऊपर खासा प्रेशर होता था। जिस दिन इस बंदे का केस लगता था उस दिन अदालत में और कोई केस नहीं लगता था, सिर्फ और सिर्फ इसका केस होता था। इसे जेल से, कोट लखपत जेल से अदालत तक लेके जाने के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक की जाती थी और खासी भारी पुलिस की नफरी जो है इसकी सिक्योरिटी के लिए मामूर की जाती थी। और तमाम तर जो न्यूज एजेंसीज हैं और अखबारात हैं उनके नुमाइंदे जो है वो कोर्ट रूम में मौजूद होते थे
ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का और हॉट इशू उस वक्त बन चुका। जब जावेद इकबाल का केस सामने आया तो ये उसी एक वीक में, अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से जानते हैं या उस दौर में आप जरा सीनियर थे, आपको कुछ अंदाजा था, तो आपको पता होगा कि इंडिया का एक तैयारा जो शायद नेपाल से उड़ा था, एयर इंडिया का, और उसे इंडिया पहुंचना था, लेकिन उसे हाईजैक कर लिया गया था, जिसे बाद में दुबई और लाहौर में भी कुछ देर के लिए फ्यूलिंग के लिए उतारा गया और फिर उसे अफगानिस्तान ले जाया गया तालिबान की तरफ से। अब उस वक्त इंडिया की तरफ से भी एक खासा दबाव था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इसके कोई तारीखी तौर पर शवाहिद नहीं मिलते, क्योंकि वो 24 दिसंबर को आई थिंक हाईजैक हुआ था और 30 या 31 को उसकी जो प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी थी और जो भी मुतालबात है वो मानकर उनकी कन्वर्सेशन जो है वो एंड हो गई थी और ये मामला सुलझ गया था, जो ये प्लेन वाला हादसा है। लेकिन जब इसने अपने आप को सरेंडर किया जंग न्यूज के दफ्तर में, तो उस वक्त तो 30 दिसंबर थी और 31 को ये खबर चलती है। तो अगर ये अवाम की ध्यान भटकाने के लिए किया गया था, तो इसको फिर जो कन्फेशन है अपना और जो पेशी है ये जंग न्यूज के दफ्तर में इससे पहले ही कर देनी चाहिए थी। इतनी लेट क्यों हुई? इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि इस शख्स ने वाकयातन जो जुराइम किए थे उसे इंसानी तारीख में सबसे भयानक अब तक का सीरियल किलर कहें तो वो गलत नहीं होगा। ये वाकयातन उन तमाम फिल्मों से जो हॉलीवुड और बॉलीवुड की बनती हैं साइको किलर्स पर या सीरियल किलर्स पर, ये जीती जागती अपनी जिंदगी में उनसे कहीं भयानक और कहीं बड़ा इंसान नुमा दरिंदा वाकया हुआ। इसके इख्तिताम पर, खुदकुशी पर बहुत सारे जो है वो मीडिया हाउसेज ने, अखबारात ने सवालात उठाए। आलमी जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उन्होंने भी इस बारे में बहुत सारी जो है वो एलिगेशन जाहिर की, लेकिन पुलिस आज 25 साल गुजरने के बाद भी अपनी उसी स्टेटमेंट पर कायम है कि उसने खुदकुशी की। अब बहुत सारे जो जुराइम की दुनिया को कवर करने वाले सहाफी हैं उनका ये मानना है कि जिस सेल के अंदर, जिस रूम में ये अदालत में कैद जेल में कैद था, वहां पर छत चूंकि बहुत ऊंची थी तो खुदकुशी का, लटक कर अपनी जान देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पुलिस की तरफ से एक खुद साख्ता बनाई गई कहानी है। लेकिन उसके जो तफ्तीशी अफसर हैं मसूद अजीज साहब, वो इस चीज से इनकारी हैं। उनका कहना है कि सरगोदा में होते हुए भी, मेरी पोस्टिंग जब वहां पे थी, तो एक केस मेरे सामने इस किस्म का और भी आया था जिसमें एक शख्स ने इसी तरह सेल के अंदर अपने आप को दरवाजे से लटका कर जो है वो पूरा वजन अपनी गर्दन पे देकर अपना ये मनका जिसे कहते हैं वो तोड़ लिया और खुदकुशी कर ली। तो बाद में बहुत सारी इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई, तो जिसके बाद पुलिस के ही मौकफ को यकीनी और हतमी मानकर इस केस को क्लोज कर दिया गया। क्योंकि ये एक डिक्टेटर का, फौजी आमिर का दौर था जिसमें हर चीज को जो है वो ताकत से कुचला जा रहा था। वो अकबर बुगटी का मामला हो या लाल मस्जिद का, वो सियासी मुखालफिन को कुचलना हो या अदलिया को, तमाम तर मामलात आहनी हाथों से और जोरे बाजू जो है वो निपटाए जा रहे थे। तो ऐन मुमकिन है कि लोगों का ये नैरेटिव दुरुस्त भी हो कि पाकिस्तान की आए दिन जो है वो बदनामी हो रही थी और हॉट इशू के तौर पे इस न्यूज को पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा था। ऐन मुमकिन है कि इसे रस्ते से हटाने के लिए और पाकिस्तान की इज्जत बहाल करने के लिए इसे जेल में खत्म कर दिया गया हो, लेकिन ये हतमी तौर पर कहा नहीं जा सकता। काफी बरस पहले जिस बुजुर्ग ने शायद अपने इल्म की बिना पर या तुक्के से, जो भी आप समझ लें, वो जो इस शख्स के बारे में अपनी राय दी थी कि ये बहुत नाम कमाएगा, बहुत नाम पैदा करेगा, वो चाहे अच्छाई में हो या बुराई में, तो वो बात वाकई ही दुरुस्त साबित होगी। समझे ये बात कि ये जो आज जो मामला चल रहा है ना, ये समझे कि उसने अपनी मौत को सेलिब्रेट किया है। आज 25 साल गुजरने के बाद भी मैं आपके सामने एक कहानी रख रहा हूँ जावेद इकबाल की। तो इससे पहले उस दौर में खासी इस पे फिल्में, ड्रामे, डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह दुनिया भर में बनी और इसके जुराइम की जो दास्तान है वो पूरी दुनिया उससे वाकिफ है। नाज़रीन, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमारा खासा वक्त लगता है, बहुत रिसर्च करना पड़ती है, बहुत खपना पड़ता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, इन्हें अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और अगर आप भी जुल्म की किसी दास्तान से वाकिफ हैं, ऐसी ही किसी अनहोनी और हैरानकुन कहानी से, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उस पर भी कोशिश करेंगे वीडियो बनाएं। अपने होस्ट अमीन हैदर को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ दिन बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।